तो फ्रेंड्स, बिहार के अंदर अगर आप कल को शिक्षक बनना चाहते हैं तो बीएड का फॉर्म आपने ज़रूर भरा होगा और आप तलाश में होंगे कि एक ऐसी पुस्तक जिसको पढ़ने के बाद एकदम आप सक्सेसफुली बीएड एंट्रेंस क्लियर कर लें। तो आपके स्क्रीन पे जो पुस्तक नज़र आ रही है मार्केट में बेस्ट पुस्तक है, अभी चक्षु प्रकाशन के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसके अंदर आपको जो सिलेबस है वो 100% सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके अंदर कंटेंट तैयार किया गया है। 2100 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे और 6 सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे। ये पुस्तक पढ़ने से आप जरूर सफल होंगे ताकि आप भविष्य में शिक्षक बन पाएं। और फ्रेंड्स, इसमें केवल गाइड ही अवेलेबल नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स भी आप लेके तैयारी करें तो वो भी अवेलेबल है। आपके स्क्रीन पे मैंने दोनों का फोटो दिखा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि अभी इसको परचेस करना तो आप अपने नज़दीकी किसी भी दुकान से जाके खरीद सकते हैं, या फिर मैंने लिंक भी डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। जल्दी आप ले लीजिए ताकि आप सक्सेसफुल हों। नमस्कार दोस्तों, बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी पंचायती राज विभाग की तरफ से 6570, बिल्कुल सही आपने सुना, 6570 पदों पे ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने आवेदन कर भी लिया होगा। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। नौकरी पक्की है, कच्ची है, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल है या परमानेंट है, कितनी सैलरी मिलेगी, कब तक आपको इसमें काम करने का मौका मिलेगा और नौकरी कैसी है, ठीक है, और क्या क्वालिफिकेशन वगैरह क्या कुछ मांगा गया है, सभी कुछ आपको बताएंगे और बिल्कुल सही तरीके से। अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा हमारे चैनल को और रेगुलर जॉब अपडेट्स के लिए ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और साथ में फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे जितने भी पीडीएफ्स आते हैं जो आप लोग वेबसाइट्स पे डाउनलोड करने के लिए बहुत सारा दिमाग लगाते हैं, आपको डायरेक्ट पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है पंचायती राज विभाग के अंदर। तो ये जो वैकेंसी है, इसका जो ऑफिशियल पीडीएफ है, मैं सीधा आपको वो खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको इसका डेट जानना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो इसका डेट था वो 30 मई से शुरू होने वाला था। अभी जो नया है 30 अप्रैल से शुरू होने वाला था, और फिर से जो नया डेट इसका रिवाइज करके आया है वो 10 मई से शुरू हो चुका है 11 बजे से, और 9 जून तक आप लोग इसको आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि इसका जो पहले वाला डेट था 30 अप्रैल से 29 मई तक, इसको बढ़ा के 10 मई से 9 जून तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के अंदर। अब चलिए चलते हैं फुल्ली डिटेल, पूरा जो इसका ऑफिशियल पीडीएफ है उसको आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे इसका जो फुल डिटेल्ड पीडीएफ है वो मैंने ओपन कर दिया है बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी की तरफ से। ये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। डेट मैंने जो चेंज हो गया वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इच अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट, यानी कि जो लेखापाल सह आईटी असिस्टेंट का ये पोस्ट आपका रहने वाला है। नेम ऑफ द पोस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जो पोस्ट का नाम है वो है अकाउंटेंट, यानी कि लेखापाल, कम आईटी असिस्टेंट, सह आईटी असिस्टेंट, यानी कि जो लेखापाल के साथ साथ आपको आईटी असिस्टेंट का भी काम देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। और यहाँ पे जो सैलरी बताई गई है सबसे पहले वाले लाइन में वो लिखा हुआ है कि RS 20,000 पर मंथ ऑल इंक्लूसिव, यानी कि फ्लैट, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे कि सरकारी कोई नौकरी में आप जाते हैं तो वहाँ पे DA TA बेसिक HRA ये सारी चीज़ें जोड़ के आपको एक सरकारी एम्प्लॉय की तरह मिलती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, आपको यहाँ पे फिक्स 20,000 रुपये सैलरी मिलेगी। तो इससे क्या स्पष्ट हो जाता है, सबसे पहली चीज़ आपको ये जानने की आवश्यकता है कि ये कोई परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं है जिसमें आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। और ये इस पीडीएफ में बहुत अच्छे से लिखा भी हुआ है, आप इसको देखेंगे तो समझ में आएगा। और आगे देखिए, पहले क्या है, 20,000 रुपये मिलेगा। चलिए, अभी आप बेरोज़गार बैठे हैं तो उससे तो अच्छा है कि अगर आपको नॉलेज होगा अपने क्षेत्र का, BCom या फिर MCom है आप, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप कहीं काम करते हैं तो एक्सपीरियंस ही आपका इंक्रीज़ होगा। तो क्वालिफिकेशन डिटेल की बात करें, अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट अगर आप बनना चाहते हैं, काफ़ी अच्छी खासी सीटें हैं, 6570 आपने ऑलरेडी देख लिया है। अभी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो आप देख लीजिए। BCom मांगा गया है यहाँ पे या फिर MCom। BCom यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स या फिर मास्टर ऑफ कॉमर्स आपने किया है तो आप ज़रूर यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और CA इंटर प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग अ CA इंटर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। अगर आपने CA इंटरमीडिएट कर रखा है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट खासकर बिहार के अंदर नहीं करते हैं, फिर भी जिन्होंने भी किया है उनको डेफिनेटली अच्छा फ़ायदा यहाँ पे मिलेगा, प्रेफरेंस भी दिया जाएगा उनको, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर कंपटीशन जो आपका रहने वाला है वो BCom वाले स्टूडेंट के साथ रहने वाला है और MCom के वाले के साथ रहने वाला है, ठीक है। जिन्होंने भी BCom किया है मैक्सिमम लोग MCom की तरफ ज़रूर आगे बढ़े होंगे और उन्होंने MCom भी किया होगा, ठीक है।
अभी फ्रेंड्स आगे जो है सीटों का जो ब्यौरा है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि टोटल वैकेंसी, जिसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी सारे कैंडिडेट्स का आपको यहाँ पर डिटेल दिख रहा होगा, ठीक है। और जिसके अंदर फ्रेंड्स यूआर वाली जो सीट होती है ना, यानी कि जो मेल वाला सीट है 10,68, यहाँ पे बिहार के बाहर के जो कैंडिडेट हैं वो भी आवेदन करके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि बिहार के अंदर जो फॉर्म निकलता है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि बिहार वाले ही केवल आवेदन करेंगे। तो बाहर वाले भी अगर इंटरेस्टेड हैं, आके काम करना चाहते हैं बिहार के अंदर, तो ज़रूर काम करिएगा। मेल कैंडिडेट के लिए 4,270 और फीमेल के लिए रिजर्व सीट है 2300, ठीक है। 2300 फीमेल के लिए सीट रिजर्व है। अगर फीमेल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट के बराबर मार्क्स लेके आती हैं, अच्छा करती हैं, तो वो मेल कैंडिडेट के सीट पे ही जाएंगी। तो इससे क्या होगा, जो फीमेल कैंडिडेट का जो है वो मिनिमम जो मार्क्स उनको चाहिए रहेगा उसमें थोड़ी सी कमी आएगी और उनको फ़ायदा होगा। तो जो फीमेल है अगर वो फॉर्म आवेदन करती हैं तो डेफिनेटली उनका सिलेक्शन का चांस बहुत ही ज़्यादा है। अब यहाँ पे है कि मोड ऑफ सिलेक्शन अभी बताया गया है कि थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि CBT, कंप्यूटर पे आपका टेस्ट लिया जाएगा, उसके अनुसार यहाँ पे किया जाएगा, वो बताया गया है। लेकिन ये फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप आउटसोर्सिंग के आधार पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा। थोड़ा सा दुख भी होगा, लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, बेरोज़गार हैं, लेकिन फ़िलहाल अगर आप काम करना चाहते हैं तो थोड़ा तो मतलब एडजस्ट करिए, तैयारी करिए, और फिर कोई परमानेंट जॉब निकलती है तो उसमें चले जाइएगा। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर जो लाइन है वो स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पे कि द वैकेंसी एंड पोस्टेड मेंशन्ड इन दिस एडवर्टीजमेंट इज़ 100% आउटसोर्स बेस्ड पोजीशन, ठीक है। तो आउटसोर्स बेस्ड पोजीशन का मतलब मैं आपको बताऊंगा। एनी कैंडिडेट सिलेक्टेड अंडर दिस एडवर्टीजमेंट विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी बेनिफिट्स दैट इज़ अवेलेबल टू परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ BGSYS पंचायती राज डिपार्टमेंट। यानी कि जो पंचायती राज डिपार्टमेंट या BGSYS के तहत जो पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं परमानेंट वाले, उनको जितनी सुविधाएं मिलती हैं ऐसी कोई सुविधाएं आपको नहीं मिलेंगी। ये 100% आउटसोर्स बेस्ड है। आउटसोर्स का क्या मतलब होता है, थर्ड पार्टी किसी एजेंसी के माध्यम से आपका यहाँ पे सिलेक्शन कराया जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि आप संविदा कर्मी रहेंगे, सीधा विभाग के तरह तो विभाग के अंदर आपको रखा जाएगा और विभाग के कर्मी भी नहीं माना जाएगा। आउटसोर्सिंग का मतलब है कि कोई ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी भी थर्ड पार्टी, प्राइवेट एजेंसी या फिर गवर्नमेंट एजेंसी अगर बेल्ट्रॉन रहती है तो वो ले लेती है, लेकिन अब प्राइवेट एजेंसी को भी दिया जा सकता है जो कि आपका सारा पेमेंट या हिसाब किताब देखेगी। और यहाँ पे जो फ्रेंड्स आपका ये रहने वाला है ना, ये बताया गया कि 3 साल के लिए 36 महीनों के लिए आपका ये जॉब रहने वाला है। तो 36 महीने का क्या मतलब है, इसको भी समझना ज़रूरी है। 36 महीने का मतलब है कि हर एक आपका 11 महीने के बाद रिन्यूअल होगा। 11 महीने के बाद रिन्यूअल होता है, तभी जाके आपका किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में आपको रखा जाता है। क्योंकि अगर आप 11 महीने से ज़्यादा रेगुलरली आपको किसी ने भी रख लिया तो आप अगर कोर्ट में केस करने जाते हो, कोई मतलब क्लेम करते हो, तो आप जीत जाओगे और उसके बाद आपको वहाँ पे परमानेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी कारण से 11 महीने का ये लोग सिस्टम सेट करके रखते हैं कि 11 महीने के बाद फिर से आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। 36 महीने के लिए आपको रखा जाएगा और उसके बाद अगर ये योजना चालू रहती है, काम चालू रहता है अकाउंटेंट का, तभी आपको यहाँ पे नौकरी मिलेगी। दूसरी चीज़ है, अगर उस बीच में परमानेंट जॉब निकल जाती है इसी पोस्ट के लिए और जिसमें सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी जैसे कि एक परमानेंट जॉब एम्प्लॉय को मिलती है, तो उस कंडीशन में आप लोग आवेदन दे के फिर से आ सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको कोई ऐसा मौका इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, ऐसा मत सोचिएगा। बहुत सारी वैकेंसियाँ बिहार में हैं जिसमें पहले से जो कार्य कर रहे थे उसके बावजूद भी नई वैकेंसी आई है और फ्रेश वैकेंसी के थ्रू ही लिया गया है। तो जो पहले से कार्य कर रहे थे उनको कोई फ़ायदा होता नहीं है, लेकिन हाँ, काम का नॉलेज आपको रहेगा, आप अपने क्षेत्र के काम के नॉलेज के बारे में बेहतरीन जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम का डेट वगैरह कुछ नहीं बताया गया, CBT बस लिख दिया है कि CBT के माध्यम से आपका होगा। और जो क्वेश्चंस रहेंगे CBT में वो आपके BCom संबंधित क्षेत्र से रहेंगे, कंप्यूटर बेस्ड रहेंगे और जनरल नॉलेज के ही रहेंगे, ठीक है। जनरल नॉलेज, कंप्यूटर और आपका जो कॉमर्स का क्षेत्र है उसी से क्वेश्चन रहेगा। तो अभी कोई नहीं बता सकता क्योंकि सिलेबस अभी जारी नहीं किया गया है और उम्मीद भी कम है कि सिलेबस जारी किया जाएगा, क्योंकि आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिया जा रहा है तो धांधली होने की भी बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। आउटसोर्सिंग का मतलब ये है कि किसी प्राइवेट एजेंसी के हाथ में देना, ठीक है। अभी एप्लीकेशन फ़ी आपको जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 500, फीमेल के लिए 250 है और बिहार के जो डोमिसाइल हैं
उनके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें SC/ST के लिए 250 और फीमेल के लिए 250, ठीक है। और फीमेल जो डिजेबल कैंडिडेट है उनके लिए 250 आपको फीस देखने को मिल रहा है, ठीक है। एज की बात करें तो ज़बरदस्त एज ग्रुप दे रखा है, लगता है कि सभी कोई आवेदन कर पाएंगे, इतना ज़्यादा यहाँ पे दिया हुआ है एज ग्रुप। अब देखिए 1 मार्च 2024 को अगर आप जनरल से हैं या EWS से हैं, कैंडिडेट मेल हैं, तो 45 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं। कम से कम आपकी 21 साल उम्र होनी चाहिए। और वहीं फ्रेंड्स बात करें आप फीमेल हैं जनरल की या फिर EWS की, तो 48 साल की उम्र तक भी आवेदन कर सकती हैं। BC या EBC यानी कि पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति से मेल या फीमेल कोई भी हैं तो 48 साल तक कर सकते हैं। SC/ST मेल फीमेल है तो 50 साल तक आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जितने भी लोग BCom या MCom किए हैं और अभी तक जॉब नहीं लगी है, वो सारे इसमें एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि परमानेंट वाली जो आपके मन में थी कि क्या कुछ हमें परमानेंट कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी आप अभी अंदर मत पालिए, क्योंकि बाद में बहुत दुख होता है। क्योंकि किसी भी कारणवश जब परमानेंट वैकेंसी निकलती है ना, तो फिर से आपको उसमें एग्जामिनेशन थ्रू सारा प्रोसेस से गुजर के ही आपको नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो वैकेंसी इसलिए अच्छी है कि अगर आप खाली बैठे हुए हैं, अगर आपको 20,000 से कम का अभी वर्तमान में कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए सही है। नहीं तो बाकी अगर आप 20,000 से ऊपर या 40,000, 50,000, 30,000 कुछ भी कहीं पे भी प्राइवेट में भी जॉब कर रहे हैं तो आप वहीं करते रहिए, क्योंकि जब भी यहाँ पे वैकेंसी दोबारा निकलेगी वो परमानेंट निकलेगी और उसमें आप आवेदन करके आ सकते हैं, ठीक है। तो यही बताना था इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।